अपने फादर को खोया है, उसके बाद भी तुम लोग इतना हिम्मत रखते हो कि तुम हमारे घर तक आए, तुमने हमारी पूरी कहानी सुनी। अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो क्या हम मेजर द्विवेदी के बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं? लास्ट में मेरे भाई जो थे उन्होंने मेरे को बोला बेटा इधर आओ इधर आओ, और उन्होंने बोला कि बेटा आपके पापा शहीद हो गए। नीबू साहब पे हम आते हैं। फादर के इंटरव्यू से एक और चीज़ याद है जो है कि उन्होंने बोला कि मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये रहेगा कि मेरा बेटा कभी एंजॉय नहीं कर पाया जो उसने कमाया। नंगे पांव लड़ना पड़ा नीबू साहब को, जबकि उनको 2 गोलियां लग चुकी थी। क्या हुआ था उस रात? ये चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते थोड़ा और ऊपर पहुंचे तब इनको लगा है पेट पे इनकी जो गोली लगी है। तो इनके बंदों ने नोटिस किया कि इनको गोली लग गई, तो उन्होंने इनको अटेंशन जब देने की कोशिश करी तो नीबू ने बोला कि कोई मेरे टेंशन मत लो, अपना बेल्ट, उन्होंने बोला मैं और बेल्ट टाइट कर लेता हूँ, मुझे नहीं ब्लीडिंग होगी करके, और उन्होंने अपनी बेल्ट और टाइट करी और ऊपर चलते चले गए। एक गोली आंख में भी लग गई? हाँ, आँख में भी लगी, एंड उसके बाद आई थिंक दैट इज़ व्हेन ही लॉस्ट बैलेंस एंड ऑलमोस्ट 200 फीट वो नीचे की तरफ गिर गए। उन्नीस 1999 के बाद से 26 जुलाई का इस देश की मानस में बहुत महत्व है। कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस आम लोगों के लिए यश की अनुभूति का एक दिन है। उस दिन इस देश ने जीत हासिल की थी, लेकिन कई सारे परिवार ऐसे हैं जिनके लिए ये यादें खट्टी और मीठी दोनों हैं। कुछ नाम हमें पता है जिनको हमने खूब सेलिब्रेट किया है, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार, ब्रिगेडियर योगेंद्र यादव जिनको परमवीर चक्र मिला। लेकिन कारगिल की जो कहानी है, 26 जुलाई का जो महत्व है, ये कई और नामों में और कई और परिवारों के लिए भी है, उनकी स्मृतियों से भी जुड़ा है। ऐसा ही एक नाम है कैप्टन निकोज़ाकियो केंग्रुसे का, जिनको हम नीबू साहब के नाम से जानते हैं। नीबू साहब की कहानी विस्तार से हमारे सामने आ पाई है, तो उसके पीछे कारण है एक किताब जो अब से कुछ दिनों बाद आप भी ले सकते हैं। इस किताब का नाम है नीबू साहब द बेफुट नागा कारगिल हीरो। ये किताब लिखी है 2 बहनों ने, नेहा और दीक्षा द्विवेदी, जिनके अपने पिता मेजर द्विवेदी भी कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। उनकी भी अपनी कहानी, उनकी कहानी भी एक किताब की शक्ल में हमारे सामने। हमारे साथ नेहा और दीक्षा दोनों हैं। उनसे हम जानेंगे उनके अपने परिवार के बारे में, उनकी अपनी स्मृतियों के बारे में, और ख़ास तौर पे नीबू साहब की कहानी को यहाँ तक लाने में उन्होंने किस तरह का श्रम किया, कितने लोगों से मिले, और कौन कौन से उनके कहानी के ऐसे पक्ष हैं जो नीबू साहब के साइटेशन में आप नहीं पाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ललन टॉप के न्यूज़ रूम में और इस बातचीत में। थैंक यू। मैं पहले ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मतलब कारगिल के बारे में बात करना इतना इजी भी नहीं होता होगा, तो लेकिन बावजूद उसके आपने लगातार किताबें लिखी हैं अपने प्रोफेशनल करियर्स के साथ। आप डॉक्टर हैं, आप ऑथर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। तो जो पहली किताब आप लोगों ने लिखी, या जब पहली बार ये विचार आया कि इस टॉपिक को ना सिर्फ छुआ जाए बल्कि डॉक्यूमेंट किया जाए, तब आप लोगों के दिमाग में क्या गुजर रहा था? तो पहली बार मैंने जो पहली कहानी लिखी कारगिल वॉर के किसी हीरो के बारे में, वो फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की स्टोरी है। ये कहानी मैंने लिखी थी 2015 में। उस कहानी का टाइटल था द कारगिल वॉर हीरो नोबडी टॉक्ड अबाउट, ही इज़ माई फादर। ये कहानी इसलिए मैंने लिखी थी क्योंकि उस साल कारगिल विजय दिवस लाइक एवरी ईयर सेलिब्रेट होता है कारगिल में, और मेरी माँ के साथ एक बात हुई जब उन्होंने बोला कि लोग कारगिल में सेलिब्रेट कर रहे होंगे 26 जुलाई को, गवर्नमेंट जा रही है, लोग जा रहे हैं, तो अच्छा सेरेमनी होगा वहाँ पे। तो मैंने बोला आप जा रहे हो? तो उन्होंने बोला नहीं, उसके लिए इनविटेशन की ज़रूरत होती है। मैंने बोला इनविटेशन तो आपको क्यों नहीं मिली? जो मेन स्मारक पे समारोह होता है वहाँ इनविटेशन की जरूरत होती है। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। कारगिल में मतलब कोई भी नहीं पहुंच सकता वहाँ पे, आपको बहुत परमिशन की जरूरत पड़ती है। प्लस यू हैव टू नो कि क्या एरिया है, कहाँ जाऊँ, कैसे ट्रांसपोर्ट करूँ, कनेक्शंस आपको चाहिए, अदरवाइज आप नहीं पहुंच सकते। एब्सोल्युटली। तो ये कॉन्वर्सेशन लेड टू कि यार मेरे पापा की कहानी तो पता ही नहीं है लोगों को, तो मैं एक्सपेक्ट कैसे करूं कि हमें इनविटेशन मिले, ऐसा कुछ। तो उस पे से रियलाइज़ हुआ कि यार बहुत सारी कहानियां हैं कारगिल वॉर से,
527 सोल्जर्स की जो शहीद हुए एंड 1000 से भी ज़्यादा जो इंजर्ड हुए, उनकी कहानियाँ कोई बताता नहीं है क्योंकि उनके फैमिलीज तक कोई पहुंचता नहीं है। तो मैंने पहली कहानी अपने पापा पे लिखी, उसको काफ़ी लोगों ने जाना, लोगों ने रीड किया, तब जाके लोगों ने हमसे बात करनी शुरू की इंटरव्यूज़ में, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी मेरी पहली किताब हुई लेटर्स फ्रॉम कारगिल। उसमें मैंने और कहानियाँ लिखी और जिसमें नींबू की भी लेटर्स हैं, और ये है मेरी कहानी कि मेरे को नींबू कैसे मिले, विच लेड टू दिस बुक एक्चुअली, बट या दैट इज़ माई। अच्छा, कैप्टन कैंगरूसे के बारे में, मतलब उनका नाम, वो कुछ चर्चित ऑफिसर्स में से हैं जिनके बारे में, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा वगैरह, पीवीसी के अलावा नीबू साहब को भी लोग काफ़ी जानते हैं क्योंकि उनके नाम को लेकर के लोगों में एक दिलचस्पी रहती है कि यार एक ऑफिसर का नाम नीबू कैसे हो सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक लेटर आपके पास में जब उनका आया, जो आपने अपनी एक बुक में रखा हुआ है, तो क्या आपने तभी सोचा था कि इस लेटर को आप डेवलप करेंगे एक बुक में, या फिर उससे इन दो चीज़ों के बीच में भी और कुछ घटा है? इसका श्रेय एक्चुअली मेरे डैडी को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतने लेटर्स लिखे और नोट्स लिखे जब वो छुट्टी के लिए जाते थे। नियादी के लिए तो ज़्यादा लेटर्स, क्योंकि हमेशा मेरी लड़ाई हुई है उससे कि अच्छा, आप बड़ी हैं। मैं बड़ी कि उसको तो ज़्यादा लिखते थे ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तो 8 साल की थी और उससे भी छोटी होंगी जब वो लेटर्स लिखते थे, क्योंकि वो कश्मीर में पोस्टेड थे और हम लोग मेरठ में थे पीस पोस्टिंग में। तो और मम्मी ने वो सारे लेटर्स प्रिजर्व करके रखे उनके जाने के भी बाद, और उन लेटर्स के साथ हम जिए हैं बहुत साल, है ना। और पहली बार कहानी लिखी 16 साल बाद उनके गुजरने के बाद, और वो जो मैंने कहानी लिखी ना, उनमें मैंने लेटर्स का एक्सर्प्ट्स लिखा, और उसी से पता चला कि यार जब आप दिल से कोई कहानी लिखते हो ना, और तो वो लोगों तक पहुंचती है, और वो लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था उस स्टोरी का एक्चुअली। तो तभी इनफैक्ट प्रिया रमानी एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मुझे पिच किया कि यार तुम्हारे डैडी जैसे लेटर्स लिखते थे वैसे तो बहुत सारे सोल्जर्स लेटर्स लिखते होंगे ना, बिकॉज वो एक इंडिया का लास्ट वॉर है जहाँ पे कम्युनिकेशन सिर्फ लेटर्स के थ्रू हो पा रहा था। व्हाट्सएप और इंटरनेट वर नॉट थिंग्स। तो दैट इज द लास्ट वॉर जब हमने ये ऐसा देखा है, और वो ही लास्ट है आई थिंक। तो आई वांटेड टू रियली यूज की लेटर्स as a medium to tell these stories pretty much, and I think if you want to add anything to नहीं, सो आई जस्ट थिंक ये तो है ही कि इनकी जो चिट्ठियाँ जो थी, एक्चुअली क्योंकि चिट्ठियाँ ही उस टाइम होती थी, तो लोग जब चिट्ठी लिखते थे, आज मैसेजेस तो अब सब कुछ बहुत छोटा हो गया है। किसी को मैसेज लिखना है तो आप नंबर ऑफ़ वर्ड्स भी आपके इससे 60-70 हो गए हैं। बट एक ज़माने में, उस समय में जब लोग चिट्ठियाँ लिखते थे तो उससे काफ़ी कुछ आपको उनके बारे में भी समझ में आता था कि वो कैसा सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो जब इसने कहानी लिखी, सबकी लेटर साथ में लिखे, तो अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन है सब में, कि सभी थोड़ा डाउन प्ले कर रहे हैं कि ना ज़्यादा चिंता मत किया करो। ये सब जो दिखते हैं, हमारे खुद के फादर लिखते थे कि वॉट एवर यू सी ऑन टीवी इज़ नॉट ऑल करेक्ट। तो और ये पहला वो भी वॉर था जिसमें मीडिया ने वॉर हमारे ड्राइंग रूम में ले आया था, क्योंकि हम सब कुछ देखते थे और हम रियल टाइम सब कुछ जो हो रहा है वो दूरदर्शन पे एक घंटे में जब अपडेट, सब बच्चे जिनके घर से कोई वहां पे था, सब लोग टीवी देखते थे कि पापा आने वाले हैं टीवी पे। मतलब हमें तो तब यही पता पापा आने वाले और वहाँ चल क्या रहा है ये समझ में आता था। उसके पहले तो ये भी नहीं आता था समझ में। तो उस हिसाब से काफ़ी कारगिल वॉर जो है ऑब्वियसली उस हिसाब से बहुत तरीकों से डिफरेंट है, क्योंकि वो लेटर वाली भी आखिरी जंग थी आई थिंक, और मीडिया के लिए वो पहली वाली थी, जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा समझ में आता था। इट वॉज द बर्थ ऑफ रियल टाइम रिपोर्टिंग इन सम सेंस, राइट। 1999 वो मतलब जन्म हुआ है कि आपका रियल टाइम रिपोर्टिंग, आप कहीं से भी कहीं भी न्यूज़ पहुंचा सकते हो, और उसके वजह से इतने सारे जर्नलिस्ट इनफैक्ट केम अप जो जिनको आप बहुत पॉपुलर मानते हैं, राइट। बट उस टाइम उनकी शायद वो पहली वॉर थी जहाँ पे वो लोग एकदम रियल टाइम रिपोर्टिंग कर पा रहे थे, और सीखा उन्होंने काफ़ी कुछ आई थिंक। मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आपकी इस किताब का सीधा संबंध आपकी पहले किताब से है, तो नीबू साहब की फैमिली और बाकी भी फैमिलीज जिनसे आपने लेटर्स के लिए दरख्वास्त की, उनसे वो कॉन्वर्सेशन किस तरह का होता था? क्योंकि एक डिफ़िकल्ट बात है किसी से भी कहने के लिए, उनके दिल के काफ़ी करीब है, किसी को वो खो चुके हैं और अब वो दोबारा आने नहीं वाले हैं, तो उनके लिए एक काफ़ी पर्सनल चीज़ भी है वो। तो आप लोग कैसे मतलब परिवारों को कन्विंस करते थे? मैं एक्चुअली
लेटर्स के बारे में मैं बात करूँगी, फिर वो बात कर सकती है अतुली की फैमिली से कैसे बात की। बट फर्स्ट बुक में जब लेटर्स फ्रॉम कारगिल में मैं कॉल करती थी, मुझे एक कॉन्वर्सेशन हमेशा और हमेशा मैं बोलती हूँ, वो कैप्टन अनुज नैयर की मदर के साथ थी। और वो ऐसी ही कॉन्वर्सेशंस बहुत फैमिलीज़ के साथ थी कि बेटा तुम ना मतलब बॉक्स खुलवा रही हो, तुम अब खरोच रही हो, है ना, कि बहुत सालों से आपने कुछ बंद करके रख दिया है, अब उन्होंने खोला मेरे लिए। मेरे लिए इसलिए खोला क्योंकि मैं उनके पास गई और मैंने बोला कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ एंड सेम वॉर में मेरे पापा थे एंड मैं रियली ये कहानियाँ बताना चाहती हूँ लेटर्स और जर्नल एंट्रीज के थ्रू। तो मैं उनकी कहानी ही है आई गेस। हाँ जी है ना। हाँ। और वो कारगिल हाइट्स जो पंप फाइनली बना है वो यही है बगल में। जी एब्सोल्युटली वही। तो उन्होंने एक्चुअली मेरे को रो के बोला कि मेरे से तो नहीं होगा। तो मैं उन्होंने किसी और की हेल्प ली कि वो लेटर्स निकाले और वो स्कैन करके दे। उन्होंने बोला कि मैं बार बार पढ़ती रहूँगी, फिर तो मेरी हेल्प कर दो। तो एक्चुअली उनको तो मैंने बोला कि आंटी आप बस पहले तो डिक्टेट कर सकती थी, बट मैंने बोला आप डिक्टेट मत करो, आप स्कैन्स भेज दो, मैं कर लूँगी। एंड ऐसी बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हुई थी लेटर्स फ्रॉम कारगिल के टाइम पे, जो एक्चुअली कथार्टिक थी बट ऑल्सो बहुत पेनफुल थी। और नीबू साहब के लेटर तक कैसे पहुँचे थे? नींबू साहब के लिए हम जैसे कि पहले बताया दीक्षा ने कि हम कारगिल में मिले थे अतुले से, और आई थिंक ये चीज़ तो डेफिनेटली हमें काफ़ी मदद करती है कि हम भी एक शहीद के परिवार के हैं, क्योंकि उससे एक इंस्टेंट रिलेटेबिलिटी आ जाती है। और तब ना आप, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला भी कहीं ना कहीं सेम नाव में चल चुका है कभी ना कभी, तो उसको भी ये बात समझ में आती है कि कैसा थोड़ा कंफर्टेबल महसूस हुआ करते होगा। होंगे। हाँ, और शेयर करना आसान हो जाता है। मैं किसी ऐसे को अपनी कहानी शायद समझाने में बहुत मेहनत लग जाएगी जिन्होंने सेम टाइम नहीं देखा, जिनके साथ सेम नहीं हुआ। उस हिसाब से हम सबके पास एक कॉमन ग्राउंड था। तो अतुले भी हम लोग से काफ़ी शुरू में ही, ये छोटे भाई हैं, छोटे नीबू भाई साहब। हैं, राइट आफ्टर immediate नींबू छोटे। साहब। हाँ, नींबू तो वो पहले ही हमसे काफ़ी कनेक्टेड थे। दीक्षा ने इनिशियली बात शुरू करी थी, बट जैसे ही जब मैं भी ऑन बोर्ड आई साथ में किताब लिखने के लिए, तो अतुले बहुत जल्दी ही काफ़ी कंफर्ट, फ़ोन पे तो हमें रियलाइज़ होने लगा था कि काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे। तो हम थोड़ा बहुत उस टाइम बात करते थे। फिर हमने उनको बोला कि हम आएंगे नागालैंड आके हम आप लोग के साथ बैठ के। आई थिंक हमारे लिए जब हम उनकी पूरी फैमिली से मिले, जब उनके फादर और उनकी मदर और उनके सारे सिबलिंग्स बैठे थे, तब हमें एक ये रियलाइजेशन हुई कि मतलब एक्चुअली तब ये बहुत अच्छा भी लगा कि आई फेल्ट वेरी गुड इन द सेंस कि अच्छा हुआ कि हम आए हैं यहाँ पे, अच्छा हुआ कि हम इनकी कहानी लिखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तक पता नहीं कितने लोग आ पाएंगे, और कोई पहुँच भी जाए वैसे भी एक लैंग्वेज का बैरियर है थोड़ा, है ना। उन्होंने अपनी इंटरव्यू भी पूरा नागामीज में ही दिया, तो वो ट्रांसलेट करे जा रहे थे उनके। तो आप लोग नागामी समझ लेती हैं या फिर नहीं, बिल्कुल नहीं। अतुले थे, वो ट्रांसलेट करे जा रहे थे, और उनके और भी जो भाई बहन हैं वो भी ट्रांसलेट कर रहे थे। इट वाज अ ग्रुप ट्रांसलेशन। तो एक चीज़, हाँ, लेकिन एक चीज़ उनके फादर ने बोली जो मतलब आई विल ऑलवेज, मैं हमेशा याद रखूँगी कि जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ, आई थिंक आई स्टार्ट क्राइंग, जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो उन्होंने बोला कि जब बिफोर आप लोग, उन्होंने नागामीज़ में बोला, इन्होंने ट्रांसलेट करके बताया कि तुम दोनों ने भी अपने आई एम यूजलेस अपने फादर को खोया है, उसके बाद भी तुम लोग इतना हिम्मत रखते हो कि तुम हमारे घर तक आए, तुमने हमारी पूरी कहानी सुनी और तुम ये कहानी लिखोगे। मैं हमेशा तुम लोगों के लिए प्रे करूँगा, मैं हमेशा प्रार्थना करूँगा। एंड आई थिंक लाइक बहुत लोग ऐसी चीज़ें बोलते हैं बट हमेशा उतनी लगती नहीं है, तो हमारे को भी वो रिलेटेबिलिटी काफ़ी इफ़ेक्ट करती है, आई थिंक। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि अगर हम नहीं लिखेंगे उनकी कहानी तो कौन लिखेगा, कौन इतना समझेगा, I'm so sorry. It's fine. It's true emotions. Yeah. तो हाँ, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट डेफिनेटली रहता है, क्योंकि सेम जंग हमारे फादर ने भी फाइट की है, और उनकी काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जब वो हमें बोलते थे कि फ़ोन आया, ये बोला, तो हम भी सोचते थे कि हाँ, हमें भी याद है कि ऐसा होता था और कैसा लगता था जब फ़ोन आया, और फ़ोन आया किसी और की आवाज़ है, तुम्हारे फादर या हस्बैंड या बेटे की आवाज़ ना आए,
तो कैसा फील होता है, ये चीज़ें आई थिंक हम ही समझ सकते थे, या हमारे पोजीशन में जो रहे हैं वही लोग समझ। सिंस उनका जिक्र आया है, अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो क्या हम मेजर द्विवेदी के बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं? ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। मतलब कैसी उनकी ज़िंदगी थी और वो आखिरी दिन कैसे थे, आप लोगों को कैसे पता चला? हाँ बेसिकली हमारे जो फादर थे, राइटली ही इंस्पायर्ड दीक्षा's लेटर्स फ्रॉम कारगिल, क्योंकि चिट्ठी लिखने का उनको बहुत शौक था। वो सिर्फ हमें चिट्ठी नहीं लिखते थे, वो मेरी मदर को भी लिखते थे, हमारे कज़न्स को भी लिखते थे, और उसमें सबके बारे में पूछते थे। तो इस हिसाब से बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड इंसान थे, हमेशा परेशान रहते थे हमारे बारे में भी कि हमारे चिट्ठियों में कॉन्स्टेंटली हमारे को कंस्ट्रक्शन भी देते थे इन अ गुड वे, कि पढ़ाई कैसी चल रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर कैसी, अभी तुम्हारे डिबेटिंग कंपटीशन था वो कैसा चल रहा है, हर चीज़ का ध्यान रखते थे। तो उनके लेटर्स हमारे को आते जाते रह रहे थे। 1999 में हमारा उस टाइम तक एक रिचुअल था ना कि हम अपने समर वेकेशंस में उनके पास जाते थे। बट 99 वाले वेकेशन में जब हम गए, तो जैसे ही हम श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पहुँचे, तो हमारे फादर हमेशा हमें लेने आते थे वहाँ पे। तो मैं, मेरी मम्मी और दीक्षा थी, तो हम जैसे ही पहुँचे तो ऐसा लग रहा था कि डैडी इतने, हम डैडी बुलाते थे, तो डैडी इतने मतलब स्माइल कर रहे थे, बट देयर वाज समथिंग रॉन्ग, ऐसे समझ में आ रहा था। तो और फिर हमने देखा कि मम्मी से उन्होंने जब बात करी, मम्मी से बात करते करते मम्मी का भी चेहरा थोड़ा उतर गया। तो फिर हमें बताया गया कि शायद हमें कल ही वापस जाना पड़ेगा। नहीं, ये फौजी पिताओं की आदत होती है, मम्मी को अलग ले जाके बताते हैं। जी जी। सो ये हमें तो ये समझ में आया कि हमें नेक्स्ट डे ही वापस जाना पड़ेगा। फिर भी हमें इतना नहीं समझ में आ रहा था। हम लोग वापस क्रू में थे वो उस टाइम, तो हम लोग वापस क्रू गए, और वो खाना, तब गाड़ी में भी नॉर्मल बातें ही हुई, और हमें ये याद है कि हम खाना वाना खा के सो गए, और अब ये अडल्ट्स बाद में खाना खाते थे। तो सुबह सुबह आई थिंक 3-4 बजे, मतलब बाहर उजाला भी नहीं हुआ था, 4 बजे की बात है। आई थिंक मम्मी ने हमें उठाया कि डैडी जा रहे हैं, और हम उठे ऐसे नींद में आँख मचलते हुए, और हमने उनको बाय बोल दिया। और समझ में भी नहीं आया उस टाइम कि हम तो इन्हीं से मिलने आए थे, ये क्यों जा रहे हैं, और वो चले गए। फिर हमें पता चला कि हम भी वापस जा रहे हैं। उस टाइम इतनी समझ नहीं थी कि कोई वॉर है क्या है, बस थोड़ा ना, आई एम श्योर थोड़ा सा ऐसी इरिटेशन लगी होगी कि हम इधर तक आए, क्यों नहीं मिल पाए। फिर हम वापस गए, रिमेंबर हम जम्मू वापस गए। जम्मू में मेरे डैडी के एक कोलीग ही थे, सीनियर थे इनफैक्ट, उनके घर रहे 1-2 दिन। उन्होंने मेरी मम्मी को बोला, मेरी मम्मी का नाम भावना है, उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि भावना थोड़े दिन रुक जाओ, शायद वो लोग वापस आ जाएंगे, तुम थोड़े दिन और रुके। लेकिन वो लोग वापस नहीं आए, तो हम लोग मेरठ चले गए। मेरठ में थे हम उस टाइम पे। तब से फिर, अब समर वेकेशंस भी थी, तो हम लोग, उन्होंने भी इंसिस्ट किया था, तो मेरी मम्मी पहले जा नहीं रही थी, क्योंकि वो लाइन पे कॉल आता था ना, आर्मी लाइन पे, वो हमारे घर पे था। तो थोड़े दिन हम लोग नहीं गए। फिर ये हुआ कि इतने दिन हैं, तो हम लोग चले गए बिहार, जहाँ के हैं हम। सो वी वर ट्रैवलिंग द होल टाइम। जब वॉर चल रही थी, हम पहले अपनी एक मौसी के घर गए, फिर हम दूसरी मौसी के घर गए। जिस दिन उनकी शहादत हुई है, विच इज़ ऑन 2 जुलाई, तो 2 जुलाई को शाम को उनकी शहादत हुई है, फ्रॉम जो हमें पता है। और हम उस टाइम ट्रेन से सिलीगुड़ी से दिल्ली आ रहे थे। एंड मैं, दीक्षा, मम्मी और मेरी एक कज़न थी साथ में। और नेक्स्ट डे सुबह हमारे को स्टेशन पे, अब हमारी ये बात हो रही थी कि या तो हमारे मामा आएंगे, मेरे अपने मामा, वो भी आर्मी में थे उस टाइम पे और दिल्ली में पोस्टेड थे, या मेरी कज़न थी, उनके बड़े भाई आएंगे। तो हम लोग बस ये सोच ही रहे थे कि दोनों में से कौन आएगा। और जब हम पहुँचे तो दोनों आए हुए थे। तो दोनों आए हुए थे, तो देख के मम्मी, मेरी कज़न, हम लोग सब थोड़ा चौंक गए कि दोनों क्यों आए हुए, बट किसी ने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। आई रिमेंबर फिर हम गाड़ी में जब जा रहे थे, तो अच्छा, उन्हें पता था? हाँ, तभी वो आए थे। क्योंकि उन्होंने टीवी में देख लिया नहीं, था। टीवी में नहीं, मेरे मामा आर्मी में थे ना, तो उनको कॉल आ चुका था, call आ he had gotten a call। तो उनको कॉल आ चुका था कि आपके जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी शहादत हो गई है। तो मम्मी बोलती रही कि आप हमें उधर छोड़ दीजिए बस, क्योंकि हमें मेरठ जाना था। वो बोलते रहे कि नहीं घर आओ, पहले घर आओ, घर आओ। तो आई रिमेंबर कि थोड़ी इसके बाद में आर्ग्यूमेंट हो रही थी, मतलब बातचीत। हाँ। और फिर हम पहुँचे घर, तो और लोग थे वहाँ पे। तो अब मुझे लगता है कि उन्होंने शायद और लोगों को इसलिए भी बुलाया होगा कि संभालने के लिए, जब पता चले। तो अब हम थे बच्चों में, मैं, मेरी बहन और उनके भी 2 बच्चे मेरे मामा के। तो उन्होंने बोला कि चलो बच्चों को ना आइसक्रीम खिलाए। ये सब बड़ी अलग चीज़ें हो रही थी। इमीडिएटली तो ऐसा होता नहीं था। वो रहते थे भारती नगर में, खान मार्केट के पास।
तो हम बच्चों को ले जाया गया आइसक्रीम खिलाने के लिए। जब हम वापस आए तो कुछ तो अजीब था। जब हम लोग ऐसे घर के अंदर घुसे, मम्मी दिखी नहीं, एंड वी वर क्रॉसिंग, एक वॉशरूम था जैसे ना, उसको क्रॉस कर रहे थे तो पता चला कि मम्मी अंदर है, मुँह धो रही हैं और मेरी कज़न सामने खड़ी थी। तो मैंने उसको ऐसे देखा और मेरे से बड़ी है, तो मैंने उसको ऐसे किया तो उसने ऐसे कर दिया कि कुछ नहीं है ना। तो सोचा नहीं हमने, हम अपना चले गए, टीवी देखने लगे। फिर मुझे याद है कि लग रहा था कि घर में तो बड़े लोग थे, एकदम दिख ही नहीं रहा है कोई, आज क्या हो गया। तो फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं उठी और उस कमरे में गई जिसमें सब बैठे हुए थे। तो आई वॉज जस्ट, मैं एकदम डोर पे खड़ी थी और बाकी सबको देख रही थी और कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। मेरी मम्मी ऐसे ही एक चेयर पे बैठी थी नीचे और अपने हाथ, चेहरे को अपने हाथ में लेके, और पता चल रहा था कि रो रही हैं और रोई जा रही हैं। तब मुझे लग रहा था कि मतलब डर लगने लगा कि क्या हुआ, क्या क्यों ऐसे रो रही हैं। और फिर मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डैडी को कुछ, फिर लगा ऐसे नहीं सोचना चाहिए। आपकी क्या उम्र थी? 12 साल। एंड वो अजीब सी उम्र होती है क्योंकि आप इतने भी छोटे नहीं है कि कुछ ना समझना है, लेकिन इतने भी बड़े नहीं है कि प्रोसेस कर पाएं कि क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे ना डरते डरते मैं ना उन लोगों के पास गई। तो मुझे ये चीज़ मुझे पता नहीं बहुत ही अच्छे से याद है कि जितने लोग बैठे हुए थे मैं सबके पास ना ऐसे ऐसे करके गई कि बताइए क्या हुआ, बताओ आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हो। तो मैं जैसे किसी को पकड़ूँ ना, वो रोने लगे। तब तो मेरा दिल और बैठ गया। तो लास्ट में मेरे भाई जो थे उन्होंने मेरे को बोला, बेटा इधर आओ। और उन्होंने बोला कि बेटा आपके पापा शहीद हो गए। एंड बता नहीं सकते हैं कि उस टाइम कैसा लगता होगा। मतलब मेरे को ये याद है कि मेरा दिल इतना ज़्यादा धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कि क्या मैं भी मरने वाली हूँ, क्योंकि शायद ऐसा ही फील होता होगा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि कैसे फीलिंग हो रही है। और मैंने इसको बुलाना शुरू कर दिया, दीक्षा करके। देन शी केम इनसाइड द रूम। मैं 8 साल की थी तब, और एक्चुअली इसको डिफरेंट वर्जन याद है, मुझे डिफरेंट वर्जन याद है कि मुझे क्या फील हुआ। बट जब मैं आई, मेरे को लगा कि वो चिल्ला रही है क्योंकि कोई तो घर में उसको तंग कर रहा है। और मैं ना एकदम टॉम बॉय थी, तो मैं ना, मेरी बहन को मत करो, ये मत करो, ऐसे करके होती थी। तो मैं भी भाग के गई हूँ उसको प्रोटेक्ट करने, एंड एज इफ मैं प्रोटेक्ट, बट एंड देन आई वेंट इनटू द रूम एंड आई कुड फील यार कि सेंस ऑफ लॉस जो फील होता है, राइट, कि कुछ तो हो गया। एंड आई थिंक माई मम्मी ने चिल्ला के बोला, ये मुझे याद है कि दीक्षा डैडी अब नहीं रहे। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट आई रिमेंबर कि आई स्टार्टेड बीटिंग माई, मतलब मेरे को ना पैर बीट करा या बैठ गई, बट समथिंग लाइक दैट, लाइक एज इफ इन दैट मोमेंट आई वेंट मैड कि ऐसे कैसे हो सकता है, यू नो। बिकॉज मैं आपको ये बताऊँ ना कि हमारे पापा बहुत ज़्यादा ही ऑन हैंड, यू नो, हैंड्स ऑन फादर, हस्बैंड, मौसा जी, सब कुछ थे वो, है ना। लोगों, मतलब उनकी डेथ ने बहुत लोगों को की लाइफ को ही उथल पुथल कर दिया होगा इन दैट मोमेंट, कि मैं उनसे एडवाइस कैसे लूंगी, या इसके लिए कि मैं मैथ्स कैसे पढ़ूंगी, मेरे लिए कि मैं मतलब मेरे को वो पेप्सोडेंट बुलाते थे, तो मैं दैट्स द काइंड ऑफ इक्वेशन आई हैड, लाइक फ्रेंडली या यू नो। तो नहीं बता दो पेप्सोडेंट क्यों बुलाते थे? क्योंकि ढिशुम करता है पेप्सोडेंट, और मैं ढिशुम करती थी, तो मैं उनसे लड़ाई करती थी कि आप नियादी कोई पढ़ाते हो या ये सब, तो मैं बहुत कंप्लेन करती थी। तो इन दैट मोमेंट, एंड देन अगेन सेम कज़न, उन्होंने मेरे को गोदी में बैठाया और उन्होंने बोला कि बेटा डैडी भगवान के पास चले गए हैं। तो मैंने बोला, अरे क्यों? भगवान, उन्होंने हमें सिखाया है कि भगवान से हर दिन प्रे करते हैं, और हम हर दिन रात को प्रे करते थे, 12 बार गायत्री मंत्र पढ़ते थे और बोलते थे कि सोल्जर्स सेफ रहें। तो ये कैसे हो सकता है? उन्होंने बोला, नहीं बेटा, भगवान अपने पास सब अच्छे लोगों को भगवान अपने पास बुला लेते हैं। एंड आई थिंक फॉर सम इयर्स आफ्टर दैट भगवान से तो उठ गया मन। मैं जब आप लोग दोनों अपने अनुभव बता रहे थे, मैं आप लोगों की मम्मा के बारे में सोच रहा था कि उनको बहुत पहले से शायद उनको पता होगा ग्रेविटी सिचुएशन की क्या है, क्योंकि आरटी ऑफिसर्स को अगर बुलाया जा रहा है वहाँ पे और वो इतने टाइम से वहाँ पे, तो उनके दिमाग में चल रहा होगा कुछ कि कुछ बहुत सीरियस है अगर तोपखाना बुलाया गया है तो। और ये कारगिल में हुआ, बहुत बाद में बताया गया है कि वहाँ पे क्या चल रहा था, या बहुत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा छन के इन्फॉर्मेशन बाहर आई है। जी।
तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा, मतलब वो पूरा टाइम जब से वो बीच में कॉल्स ले रही हैं, आप लोगों का वो ध्यान रख रही हैं आप, बिल्कुल। और इसीलिए मैंने ये पूछा भी क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको फ़ौज का एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव पता है, या ज़्यादा यूनिफॉर्म, गन्स, टैंक्स और उन चीज़ों के बारे में, लेकिन एक फ़ौज इधर भी है, बिल्कुल बिल्कुल। एक लड़ाई घर पे भी हो रही होती है। घर की लड़ाई तो शुरू तब होती है जब वहाँ की ख़त्म हो जाती है, तो जब सब वापस आते हैं या जो नहीं आते तब हमारी लड़ाई शुरू होती है। नीबू साहब पे हम आते हैं। हमने देखा है कि फ़ौज में दो तरह के ऑफिसर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक जो बड़ी कैटेगरी है, जो एक मार्शल ट्रेडिशन है, दादाजी फ़ौज में थे, पिता भी फ़ौज में थे, तो फिर बेटा जी भी एनडीए क्रैक करके आ रहे हैं। एक जो दूसरी कैटेगरी होती है, जो लोग चुनते हैं फ़ौज को एक करियर ऑप्शन के तौर पे कह लीजिए, या एक बड़ी उनके अंदर से कहीं से कॉलिंग आती है कि मुझे जाना है फ़ौज में। नीबू साहब दूसरी कैटेगरी में आते हैं, तो उनकी फ़ौज से पहले के जीवन के बारे में हम क्या चीज़ें जानते हैं, और उनके अंदर ये कॉलिंग, आपने क्योंकि वहाँ जाके परिवार से मुलाकात की है, आपने खूब रिसर्च की है उनके बचपन के बारे में, तो फ़ौज में आने से पहले के नीबू साहब कैसे थे? फ़ौज में आने से पहले के नींबू साहब एक्चुअली कॉन्स्टेंटली अपनी ज़िंदगी में एक तरीके के संघर्ष में जी रहे थे, क्योंकि उनकी जो बैकग्राउंड था बहुत मॉडेस्ट था। उनके फादर पास्टर थे एक चर्च में, और एक क्लास 4 ऑफिसर, मतलब वर्कर थे इनफैक्ट। तो जब वो शुरू में ही उनके एक्चुअली मदर और फादर की सेपरेशन हो गई थी, जो उनकी अपनी मदर थी, तो पहले तो संघर्ष वहीं से शुरू हो गया, क्योंकि वो लोग बहुत छोटे थे जब ये हुआ। तो तब वो अपने दादा दादी के पास आके रहे। फिर उनके फादर की उन्होंने दूसरी शादी करी, तो उनके साथ फिर वो जब नई नौकरी मिली वो क्लास 4 वर्कर वाली, और वो गए जालूखे। एंड कहाँ? जालूखे। जालूखे, ये कहाँ पे? वहीं पर ही है, कोहिमा के पास ही है थोड़ा सा। सो वो वहाँ गए, एंड फिर उसके बाद उनकी फैमिली बढ़ने लगी। तब तक वो 3 भाई थे। अच्छा। एक रुकले थे, फिर नींबू थे, और अतुले थे, जिनके साथ फिर किताब आप लोग फाइनली लिखी? जी, अतुले के साथ हमने किताब लिखी। फिर उनकी जो दूसरी मदर थी, उनके साथ ये लोग सब लोग जब शिफ्ट हुए तो इनकी फैमिली बढ़ने लगी, और ये लोग क्रिश्चियन है, तो उनके रिलीजन में जितने बच्चे होते हैं वो होते हैं, मतलब फैमिली प्लानिंग वगैरह अलाउड नहीं होती है। तो धीरे धीरे इनके फैमिली भी बढ़ती रही, करते करते 10 सिबलिंग्स और हो गए। तो जो कमाने वाला आदमी तो एक ही था, और बच्चे इतने सारे हो गए, एंड फैमिली बढ़ती चली गई। तो नींबू क्योंकि सबसे बड़े नहीं थे, उनसे बड़े एक और भाई थे, बट दोनों एक सेंस ऑफ उनके एक जिम्मेदारी का उनके अंदर एक हमेशा से था कि अपने छोटे बच्चों का, उनको ही छोटे भाई बहनों को ऑलमोस्ट एक पेरेंट के जैसे वो देखते थे। इनफैक्ट अतुले भी, जब तक सिर्फ अतुले सबसे छोटे थे, तो भी अगर आप पढ़िएगा किताब में भी हमने मेंशन किया है कि अतुले का भी वो ख्याल रखते थे। जो उनके बड़े भाई थे रुकले, वो यूजुअली अपने दोस्तों के साथ इधर उधर में भी काफ़ी लगे रहते थे, लेकिन नींबू जो थे उनको काफ़ी उनका अटेंशन रहता था अतुले पे भी, कि उसका बैग उठाना, उसके साथ उसको लेके जाना, और उसके साथ बातचीत में रखना। तो आई थिंक जब वो बड़े होते गए वो इसी हिसाब से बड़े होते गए कि आगे जाके कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, सबकी जिंदगियां बेहतर करनी है, अपनी लाइफ एकदम टर्न कर देनी है। इसलिए पढ़ाना शुरू किया उन्होंने। पहले टीचर थे? पहले टीचर, जब हाँ मतलब अपनी पढ़ाई ख़त्म करके इनको काफ़ी जल्दी ही टीचिंग का जॉब एक्चुअली ऑफर हुआ, क्योंकि वो इतने स्मार्ट भी थे, एंड और उनकी बिकॉज तब तक उनके फादर ही उनको पैसे भेजते थे, तो उन्होंने भी फटाफट से वो नौकरी ले ली। दूसरा, वो इतना अच्छा पढ़ाते थे कि लोगों ने उनको अप्रोच करना शुरू किया ट्यूशन लेने के लिए, तो जितना ट्यूशन वो ले सकते थे उतने पैसे, और तो एक्चुअली टाइम आया कि वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा कमा रहे थे, क्योंकि वो स्कूल में भी पढ़ाते थे, ट्यूशन्स भी लेते थे, लेकिन सुबह से रात तक वो पूरे टाइम बस काम ही करते थे, क्योंकि और कुछ, लेकिन वो छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि अच्छा भी पैसा कमाए फिर भी फैमिली इतनी बड़ी थी। तो उसी में वो आई थिंक जद्दोजहद में ही लगे रहे थे जब तक उन्होंने फिर वो 3 एग्ज़ाम्स क्रैक किए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अपनी सिचुएशन में वो सेटल हो गए कि ऐसे ही पैसे कमाएंगे और ऐसे ही, उनके अंदर एक और किसी चीज़ की भूख थी, जो हमें अब समझ में आता है कि एक स्टेटस, एक इज्जत, अपने फैमिली को भी एक ओहदा देने की एक नहीं तो तमाम नागा ट्राइब्स में हम देखते हैं कि रिस्पेक्ट उनके लिए एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ी चीज़ है। चीज़ होती है। जी जी जी, ये एक्चुअली हमें भी उनके कहानी की वजह से ही समझ आया जब हम गए वहाँ, और क्या उन लोगों का एक फैमिली का एक स्ट्रक्चर है और कितना वो लोग एक दूसरे के लिए करते हैं, ये हमें भी इतनी क्लैरिटी से पता नहीं था, इतना हमारे भी कोई एक्सेस नहीं मेरे था। को इनफैक्ट एक चीज़ इनके फादर के इंटरव्यू से एक और चीज़ याद है, जो है कि उन्होंने बोला कि मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये रहेगा कि मेरा बेटा कभी एंजॉय नहीं कर पाया जो उसने कमाया, क्योंकि वो काम ही करते गया, और बाय द टाइम वो अपने जॉब में सेटल हुए, विच इज़ द इंडियन आर्मी, वो शहीद हो गए। तो उनको कभी टाइम नहीं मिला और कि वो ये अपनी लाइफ एंजॉय कर पाते, क्योंकि वो पूरे 25 साल जो जिए वो पूरी काम ही मेहनत करते- में चले गए, मेहनत- उसका हाँ, वो संघर्ष की जिंदगी सोच सकते हैं इसको, क्योंकि हमेशा ही वो किसी न किसी चीज़ के पीछे काम ही करते रह गए। आप किन्हीं दोस्तों से मिले थे कैप्टन कैंगरू से, कि उन्होंने उनके बारे में क्या बताया? हम उनके दो कॉलीग से मिले थे, मतलब क्लासमेट्स और एक सीनियर जो उनके कॉलेज में थे, और तीन उनकी फ्रेंड्स थी जो गर्ल्स थी नागालैंड में, जो उनके स्कूल से उनकी फ्रेंड्स थी। तो मेरे हिसाब से, आई थिंक यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा डिफरेंट था, मतलब जो लड़कियां उनको जैसे दिखती थी वो तो उनको बिल्कुल हंसी खेलना पूरे टाइम उनके साथ, और उनको थोड़ा सा बुली करना वो लड़कियां करती थी, और इट सीम्स कि वो करने भी देते थे कि हाँ ठीक है, वो जो बोलती थी वो कर देते थे। तो वैसे खुश मिजाजी वाली एक पर्सनालिटी थी उनके साथ। और कॉलेज में वो फिर थोड़े बिकॉज क्रिश्चियन भी थे, मतलब रिलीजियस भी थे वो काफ़ी। अच्छा। तो अपने चर्च के कामों में ध्यान देना, और बाकी लोगों को भी एनकरेज करना कि आप भी आओ, और गाते भी अच्छे थे, तो क्वायर में गाते थे वो, चर्च के लोगों को सिखाते भी थे। तो इट सीम्स कि उनके ड्यूटी वाले काम वो कॉलेज वाले टाइम से भी करे जा रहे थे, बट एक जो खुश मिजाज और एक हंसी वाला माहौल उनके इन तीनों के साथ था। लाइक उनके फ्रेंड्स के फर्स्ट चर्च सर्विस भी उन्होंने उनके वजह से किया शायद, कि वो नीबू जा रहा है तो मैं भी चल लेता हूँ उनके साथ, बिकॉज ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द नागालैंड वो तो हैं क्रिश्चियन, लेकिन कई लोग नहीं होते होंगे इतने रिलीजियस, बट नीबू की वजह से कपल ऑफ हिज फ्रेंड्स वो पहले अपने चर्च सर्विस में गए और फिर कंटिन्यू। अच्छा, उनके कोर्समेट्स से आपको आईएमए में जो उनका टाइम था उसके बारे में भी कुछ पता चला होगा? बिल्कुल, हम उनके कोर्समेट्स से मिले। इनफैक्ट एक से जो उनसे तभी भी मिले थे जब वो सीडीएस के लिए गए थे, और फिर आईएमए में भी मिले। अच्छा, दोनों सिलेक्ट भी हुए? हाँ okay. हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बोली, राइट, कि ड्रिल्स होते हैं इतने सारे आईएमए में, तो टफ होते हैं, लेकिन बोलते कि नीबू के लिए तो यही ड्रिल था कि वो नागालैंड से इधर तक आ जाए, क्योंकि उस टाइम ट्रांसपोर्ट भी इतना सही नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि तो वो तो कुछ भी कर देता था वो। उन्होंने बोला कि जो ग्राफ होता है ना किसी का प्रोग्रेस का, अगर बनाया जाए तो नीबू का कई लोगों का ऐसा होगा, कई लोगों का ऐसा होगा, नीबू का ऐसा होगा कि वो डे 0 में शायद बेस्ट नहीं थे इनकी पुशअप्स कर लें, ये कर लें, बट जब तक वो निकले हैं एकेडमी से वो किसी को भी बीट कर सकते थे इन द एक्सरसाइजेस। मतलब खुद पे खूब काम किया उन्होंने एकेडमी में, क्योंकि वो इतने ऑनेस्टी से पनिशमेंट भी करते थे, ऑनेस्टी से टास्क भी करते थे कि कोई चीटिंग नहीं। तो उन्होंने पूरा उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि मैं सब पनिशमेंट टास्क से सीख गए, एंड ही बिकेम द जेंटलमैन ऑफिसर दैट ही वांटेड टू बी। मैं जैसे आपने बताया कि उनके लिए वो यात्रा ही अपने आप में ड्रिल रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि असली ड्रिल तब शुरू हुई होगी जब वो 2 राजरिफ में कमीशन होते हैं, बिकॉज एकेडमी काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन होती है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आइए, वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मैं आउटसाइड, क्योंकि हर कोई आउटसाइडर है। लेकिन राजरिफ का अपना एक कल्चर है, अपनी एक उनकी संस्कृति है, खाना पीना, उनके अपने ट्रेडिशंस हैं। वहाँ एक नागा यंग ऑफिसर ने कैसे खुद को एडजस्ट किया? आई थिंक जब वो तो हमेशा ये हेल्प करती है, राइट, कि उनके जो 2 कोर्समेट्स थे आईएमए से, लेफ्टिनेंट उस टाइम लेफ्टिनेंट प्रवीण तोमर और लेफ्टिनेंट विजन थापर, जिस पे इन्होंने किताब भी लिखी है, वो दोनों
उस रेजिमेंट में थे, राइट? तो आई थिंक उनका जो पहला इंप्रेशन हुआ होगा जब वो लैंड किए होंगे, वो ये हुआ होगा कि यार मेरे फ्रेंड्स हैं, राइट? जब कमीशन हुए होंगे। बट एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनके कि वो टू राजरिफ कब पहुंचे, लेट पहुंचे, तो कंफ्यूजन हो गया कि ये आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतने दूर से आ रहे हैं कि, और कोई कम्युनिकेशन का तो है नहीं कि फोन। अच्छा, हम चाहते हैं कि लोग किताब में भी बहुत सारी चीजें पढ़े, लेकिन मैं ये किस्सा जानने में इंटरेस्टेड हूँ इसी वीडियो में यहाँ। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि फौज में लेट होना इज अ सिन। राइट, दैट्स राइट। लेकिन उस टाइम मोबाइल फोन्स नहीं थे ना। हाँ, हाँ, नहीं तो टेल द इंसिडेंट। तो बेसिकली क्या हुआ कि इन लोगों को पहुंचना था, मान लीजिए जैसे 30 दिसंबर को पहुंचना था, तो जो प्रवीण तोमर थे वो एक दिन पहले पहुंच गए। अच्छा। विजयन थापर थे वो तो उसी दिन पहुंचे जिस दिन पहुंचना था। हाँ। अब नींबू पहुंचे नहीं, तो अब लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये तो अच्छा नागालैंड से आ रहा था, ये कहाँ है, ये ऑफिसर भी था कि नहीं, ये किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, ये सब तो क्यों ऐसी बातें रही होंगी, क्योंकि पता ही नहीं चला क्यों नहीं। बाद में ये पता चला कि उनकी शायद एक फ्लाइट, कोई कनेक्टिंग फ्लाइट जो रही होगी वो डिले हो गई। तो जनरली थोड़ी वो भी करते हैं ना, जब नए ऑफिसर आते हैं तो वो उसके साथ कुछ गेम्स भी प्ले करते हैं, कुछ प्रैंक करते हैं। प्रैंक से हेजिंग के बीच का सब कुछ होता है नए आदमी के साथ। बिल्कुल। लेकिन जब तक, तो क्योंकि वो सब डिले हुआ, तो जब तक नींबू आए तब तक इन दोनों के साथ हो चुका था, और जब वो आए उसी में सब बड़े मतलब खुश हो गए कि वो पहुंच गए। तो वो आए तो काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी थी, 2 लोगों को अपनी कंपनीज भी मिल चुकी थी। तो इन दैट सेंस ही वाज, वो आए जब तक सब कुछ थोड़ा थोड़ा सेटल्ड था, तो इसलिए उनके साथ ज़्यादा प्रैंक वगैरह भी नहीं हुआ। और उनको उनकी कंपनी असाइन हुई। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर डिफ़िकल्ट रहा होगा नया, बट हमने एक चीज़ रियलाइज़ करी, वो ऑलरेडी 13 लोगों के साथ रहते थे घर में ना, वो उनकी आदत थी, और वो छोटे घर में ही रहते थे क्योंकि उनके मीन्स रहते थे। उस हिसाब से जब वो आए और उनको लाइंस में रहना हुआ बाकी लोगों के साथ, तो उनके लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी एक्चुअली। जो बाकी लोग हो सकता है जो थोड़े अफ्लुएंट खानदान से, जो ज़्यादा मॉडेस्ट मीन्स से नहीं आते हों, जो 2-3 लोग रहते हों एक 2 BHK में 3, तो वैसा उनका नहीं था। तो दैट वे इट सीम्स एज इफ़ कि उनकी ज़िंदगी ने उनको तैयार किया हुआ था इस मोमेंट के लिए, कि जब वो आए डॉम में या इन सारे लाइंस में रहे, क्योंकि पहला महीना उनको दे हैव टू स्टे विद देयर मेन, तो वो उनका टाइम, उनके जो सारे मेन भी हैं जिनको हमने इंटरव्यू किया, वो भी बोलते थे कि हमें लगता नहीं था कि उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है, कि हम इनफैक्ट ऑफर भी करते थे उनको कोई मदद, तो वो कहते थे कि मैं कर लूँगा। इनफैक्ट दे गॉट इंस्पायर्ड कि इन्होंने अपनी लाइफ की चेंज की है, तो मैं अपने फैमिली की भी लाइफ चेंज करूँगा, जो उनके जवान होते थे, जो उनके आसपास होते थे। तो आई थिंक ही ऑल्सो बिकेम टू राजरिफ में फॉर जवान्स, वो एक इंस्पिरेशन भी बन गए कि ये जिस बैकग्राउंड से आते हैं, इन्होंने अपना पूरा लाइफ चेंज कर दिया, तो मेरी आगे की पीढ़ियाँ भी करेंगी मेरी फैमिली में। मैं अब लगातार आप इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि फैमिली को लेकर के उनका बड़ा मतलब उनके मन में बड़ा अनुराग था, वो बड़ा, और ड्यूटी का उनके लिए बहुत महत्व था फौज में जाने से पहले भी। लेकिन सिबलिंग के साथ हमारी इक्वेशन एक अलग लेवल पे चलती है, वहाँ दूसरी चीज़ें होती हैं। तो मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि एक तो ड्यूटीफुल नीबू साहब हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उनका जो अतुल्य के साथ रिलेशनशिप है वो एक दूसरे टेंजेंट पे है। कलर टीवी के लिए पैसे मांगते हैं अतुल्य, नीबू साहब मना कर देते हैं जबकि कमीशन हो चुके हैं यहाँ पे। तो वो क्या किस्सा था? तो अतुली, तो बेसिकली ऑब्वियसली क्या हुआ था कि जब नीबू गए हैं अकेडमी में, तो अतुली को वापस रहना पड़ रहा है कि उनको फैमिली का ध्यान रखना पड़ेगा, जो उन्होंने उससे पहले नहीं किया था। अब उनको बड़ा भाई बनना पड़ रहा। हाँ, और अतुली और नीबू का जो इक्वेशन था वो एक्चुअली मेरे और नेहा दी की तरह इक्वेशन है, ठीक है, कि ये हमने नागालैंड में बहुत बात करी। हाँ, अतुली हमेशा बोलेगा तुम मेरी तरह हो मेरे को, ठीक है, क्योंकि वो बोलेंगे कि नीबू बोलते रहेंगे कि तुम ऐसे प्रॉपरली ये करो, ये कपड़े पहनो, ऐसे करो, ऐसे लोगों से बात करो, ऐसे पढ़ाई करो, और अतुली मतलब कुछ भी करेंगे कि मस्त मौला, कि मैं जाऊंगा अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखूंगा, मैं लास्ट डे एग्जाम के लिए पढ़ूंगा, ये सब। तो उनका इक्वेशन ये था। तो एक्चुअली नीबू ने अपने हिसाब से ठीक किया टीवी के लिए मना करके, क्योंकि उन्होंने वो चाहते थे कि उन्होंने एनविजन किया हुआ था अतुली के लिए एक लाइफ, कि उन्हें ये करना चाहिए लाइफ में, और तो वो उनको ना वो पुश करना चाहते थे बेसिकली कि आप ऐसे अपनी लाइफ जियो, और क्योंकि मुझे पता है आप केपेबल हो,
और अतुली का अलग ये है कि यार मैंने अपने भाई से कुछ मांगा, उन्होंने दिया कैसे नहीं, क्योंकि वो उतना ही दूर तक सोच पा रहे थे उस टाइम, क्योंकि वो 20 साल के होंगे, 20-21 साल के होंगे, है ना। हाँ, एंड द थिंग इज एसेंशियली वो अतुली की भूख को ख़त्म नहीं होने देना चाहते थे। तो उनको लगता था कि वैसे ही उनमें शायद उतनी भूख नहीं थी जितनी नीबू में थी, ये अतुली भी मानते हैं। तो अगर उनके सामने टीवी भी आ जाता, उनकी नौकरी तो ठीक थी ही, पैसे भी कमा रहे थे, अब तो उनका कर्जा भी ख़त्म हो जाता, तो फिर वो किस चीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी में भूख कायम रखते? वो एक लेसन देना चाह रहे थे अपने छोटे भाई को, पर वो समझ नहीं पाए, बात करना बंद कर दिया, लेटर्स का जवाब देना बंद कर दिया। उन्होंने भी 23 साल के लड़के के जैसे बिहेव किया, उन्होंने बात करनी बंद कर दी, उन्होंने सोचा वो भी समझेंगे कि और उन्हें लगा कि लाइफ है ना बड़ी बात करने के लिए, सॉरी बोलने के लिए। तो उन्होंने आई थिंक हम लोग सब लेते हैं ना फॉर ग्रांटेड कि हमारी फैमिली हमेशा हमारे पास रहेगी, तो उनको शायद ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि इतने जल्दी वो दिन आ जाएगा। 29 जून की रात थी 1999 पे, और लोन हिंद पर कब्जा करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू होता है। तो आखिरी जिससे किताब का आपका टाइटल भी आता है, नंगे पांव लड़ना पड़ा नीबू साहब को, जबकि उनको 2 गोलियां लग चुकी थी। क्या हुआ था उस रात? तो लोन हिल जो इनकी कंपनी को टास्क मिला था, प्लेटून 10 थी इनकी, एक प्लेटून, जो एक प्लेटून होती है वो छोटी टुकड़ी 30 होती बंदों है, की एक हाँ, बट इकाई इनकी होती और भी थोड़ी छोटी थी। और तो ये प्लेटून को लेके ये लोग नीबू साहब भी अपनी प्लेटून को लेके आगे बढ़ रहे थे। घातक पलटन लेके? नहीं, घातक नहीं, घातक में वो फर्स्ट अटैक में थे। अच्छा। घातक का हिस्सा वो फर्स्ट अटैक में थे। सेकंड अटैक में वो डेल्टा कंपनी का हिस्सा थे, और डेल्टा कंपनी में 10 प्लेटून में के जो कुछ 12 से 13 जवान होंगे, उनको लेके वो गए लोन हिल पे। तो ऐसा था कि जब वो जा रहे थे, ये सेकंड अटैक था, और जब वो जा रहे थे तो ये भी था कि आई थिंक उन लोगों ने उस टाइम तक इतना एंटिसिपेट नहीं किया कि एकदम सीधी चोटी है। अच्छा, एक वेव मतलब जा करके सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल हो चुके थे लोन हिल पे? नहीं, यही जा रहे थे। अच्छा, यही जा रहे थे। देखिए उसकी ज्योग्राफी थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताएंगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली थिएटर में, देखिए और वहाँ के क्या चैलेंजेस थे? हाँ, 2 कंपनी, जैसे अल्फा कंपनी एक जगह से अटैक कर रही थी, एक जगह से डेल्टा कंपनी कर रही थी। अल्फा कंपनी जिसमें आचार्य और विजन थापर थे, उनका ऑब्जेक्टिव था नॉल, और इनका ऑब्जेक्टिव था लोन हिल, डी कंपनी का। अब डी कंपनी के जो, डेल्टा कंपनी के जो उस टाइम थे, जो कमांड कर रहे थे डेल्टा कंपनी को, उस टाइम के मेजर सक्सेना, वो नीचे थे। उन्होंने फायर बेस वहाँ से बनाया हुआ था कि वो सपोर्ट देंगे, एंड 10 प्लेटून को ऐसे लेके ऐसे करके जाना था, लोन हिल पे सीधा चढ़ना था। तो जब वो लोग नाले से जाके जब वो ऐसे करके गए, तब तक तो धीरे धीरे वो अपना चल रहे थे, एंड वहाँ तक पहुँच के उन्होंने सोचा होगा कि अभी चढ़ेंगे। जब वो उधर पहुँच गए, जब सीधी चढ़ाई का टाइम आया, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे तो हमारी ग्रिप नहीं लग रही है। तो जब ग्रिप नहीं मिल रही थी और फिसलन ज़्यादा थी, और तब तक ये लोग धीरे धीरे चल रहे थे, आवाज़ नहीं कर रहे थे। जनरली एक होता है ना, वॉर क्राई भी आप देते हो, ये सब वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि सामने के, अगर ये लोन हिल है तो पीछे से ये आ रहे हैं, लेकिन सामने की तरफ नॉल वगैरह पे वो चल रही है। तो वो चाहते थे कि दुश्मन जो यहाँ बैठा है वो ये सोचे वो सामने ही एंगेज्ड रहे, कि वो यहाँ से चल रहा है, पीछे से कुछ हो रहा है, ये वो पता ही ना चले। तो ये जब चढ़ रहे थे, जब इनको लगा कि अच्छा अब ये नहीं चल रहा है, तो इतना टाइम नहीं है कि आप नीचे जाओ, कुछ और सोचो, नया स्ट्रैटेजी करो। तो इन्होंने अपने बंदों को भी बोला, और खुद भी इन्होंने बोला कि चलो जूते उतार देते हैं। और ये -10 डिग्री सेल्सियस और बर्फ है, हम वहाँ की बात कर रहे हैं रात में। तो इन्होंने तो स्लिप कर रहे थे, तो इन्होंने बोला कि जूते उतार देते हैं। तो बंदों ने भी, अब बोलते हुए उन्होंने अपने जूते उतार दिए। तो जब उन्होंने लीडिंग बाय एग्जांपल, जब उन्होंने अपने जूते उतारे, बाकी लोगों ने भी अपने जूते उतारे, उन्होंने टांगे, और तब इन्होंने रियलाइज़ किया कि ग्रिप ठीक आ रही है। ये चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते थोड़ा और ऊपर पहुँचे, तब इनको लगा है पेट पे इनकी जो गोली लगी है। तो इनके बंदों ने नोटिस किया कि इनको गोली लग गई। तो उन्होंने इनको अटेंशन जब देने की कोशिश करी, तो नीबू ने बोला कि कोई मेरे टेंशन मत लो, अपना बेल्ट, उन्होंने बोला मैं और बेल्ट टाइट कर लेता हूँ, मुझे नहीं ब्लीडिंग होगी करके। और उन्होंने अपनी बेल्ट और टाइट करी और ऊपर चलते चले गए। तो और जब वो फाइनली चलते चले गए, जब थोड़ा और पहुँचे ना, तब सिलुएट दिखने लगा ना, मतलब थोड़ी सी ऐसी शैडो दिखने लगा एनिमी का।
तब एनिमी ने भी रियलाइज़ करना शुरू किया। तो जब पीछे से भी आ गए। हाँ, तब जब उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू किया, तब इन्होंने अपना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जय हिंद के नारे लगाने शुरू कर दिए। और इनके एक नायक ओम प्रकाश थे, जो नाउ ब्रिगेडियर सक्सेना, बट उस टाइम मेजर सक्सेना के साथ नीचे थे। उन्होंने बोला कि साहब हम एक काम करते हैं, हम नीचे से भी अलग अलग भाषाओं में नारे लगाते हैं, तो इन लोगों को लगेगा कि बड़ी टुकड़ी आ रही है और शायद 2-4 और रेजिमेंट आ रहे हैं। तो उन्होंने जो बोले सो निहाल भी करना शुरू कर दिया और करनी माता की जय, मतलब सब कुछ बोलना शुरू कर दिया, सो दैट कि कंफ्यूजन हो जाए। तो उतने में नीबू साहब भी, ये लोग सब भी ऊपर पहुंच गए, ब्लीड कर रहे थे, लेकिन ही स्टिल रीच्ड अप। एंड आई थिंक बाकी किताब में भी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, बट आई थिंक वी नो दैट दिस, इतना तो सबको पता है कि ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गए, बट घायल भी थे। और थोड़ा आई एम श्योर थोड़ा सा डिसोरिएंटेशन भी हो जाता है जब तक आप पहुंचते हो, और वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, कम है और लड़ाई भी चल रही थी। तो उसके ही बीच में उनका पैर फिसल गया। एक्चुअली वो अकेले नहीं थे, बहुत लोगों का भी पैर फिसला, बट ये ऑलरेडी इंजर होने के बाद भी ऊपर चढ़े जा रहे एक गोली आंख में भी लग गई। हाँ, आँख में भी लगी। एंड उसके बाद आई थिंक दैट इज़ व्हेन ही लॉस्ट बैलेंस एंड ऑलमोस्ट 200 फीट वो नीचे की तरफ गिर गए। एंड तो तब तक फिर बाकी इनके बंदे भी पहुंच गए थे, क्योंकि इन्होंने जोश तो पैदा कर दिया था उतनी देर में। तो सब लोग उस टाइम तक नारे लगाते हुए पहुंच चुके थे। एंड जब इवन दो वो स्लिप हो गए, बाकी बंदे वहाँ पे पहुँचे, पीछे से भी लोग पहुँच चुके थे। उन्होंने सारा आई थिंक कुछ 10-15 मिनट की और बात रही होगी, जितनी देर में उन लोगों ने वो कैप्चर कर दिया। एंड दे सेड कि ये नींबू साहब ये आपकी जीत है। जब ब्लैक रॉक पे फाइनली इंडियन आर्मी का कब्जा होता है। जी। फैमिली में अतुले को पता चला था सबसे पहले? अरे वो तो अलग ही उनकी कहानी है इस बारे में कि अतुली और उनके पापा एक्चुअली उस टाइम गांव में थे। उनकी ग्रैंडफादर की उनके दादा की तबीयत खराब थी निरहमा में जी। तो अतुले के फादर गए हुए थे निरहमा, अतुले आया हुआ था कोहिमा उनके लिए दवाइयाँ लेने। अच्छा। अपने दादा के लिए, है ना। और तो ये जब उनको इन्फॉर्मेशन आई तो एक टुकड़ी में हो सकता है 2-4 लोग इनको ढूंढते हुए निरहमा पहुँचे। तो निरहमा में वो लोग ढूंढते हुए इनके घर पहुँच गए और इनके फादर को बताया, बट अगेन फ़ोन वगैरह नहीं था। तो अतुले बस स्टैंड पे था एक्चुअली, और उसके एक ब्रदर इन लॉ लगते हैं, उन्होंने टीवी पे देखा। अच्छा। और उसी में किसी ने, क्योंकि छोटी जगह है ना, आगे पीछे से लोग बता भी देते हैं, तो उस टाइम तक उनको ये बोल दिया गया था कि अतुले कहाँ है, अतुले को ढूंढा जा रहा है और अतुले को पहुंचना है, कहाँ पे पहुंचना था? एयरपोर्ट, दीमापुर। नहीं, नॉट एट दैट टाइम। जब दे सेड कि देन बैटल हॉस्पिटल, दे सेड कि हम लोग वो पहुंचे दिस थिंग बस स्टैंड पे, जहाँ पे अतुले बस लेना चाह रहे थे निरहमा के लिए, वापस दवाइयाँ लेके जा रहे थे। तो वो पहुंचे तो उन्होंने बोला कि अतुले, नींबू की डेथ हो गई। मतलब उन्होंने नागामीज में बोला। उन्होंने नागामीज में बहुत ही एकदम से बोल दिया, मतलब ना ज्यादा, बहुत ही हार्श, मतलब हार्श भी नहीं बट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में बोल दिया कि ऑलमोस्ट ऐसा कि अतुले नींबू मर गया। हाँ, नींबू मर गया। तो अतुले ने उस टाइम गुस्सा भी हो गया अतुले थोड़ा, कि ऐसे कैसे कोई बोल सकता है और ऐसे कैसे बोल दिया, और बिल्कुल सोच नहीं रहा था। तो उसको ऐसे पता चला, उसने एंड देन ही स्टार्टेड गोइंग जहाँ पे उसको बुलाया गया था। और उनके फादर को तो जो टुकड़ी पहुंची थी उन्होंने ही उनको धीरे धीरे, उसके आगे के कुछ दिनों में ये डिसाइड हुआ कि अब लगेगा हफ्ता भर आने में रिमेन्स, क्योंकि वहाँ से आने। तो पूरी फैमिली भी इतनी बड़ी थी, कोई झलुके में, कोई निरहमा में, कोई कोहिमा में। तो डिसाइड हुआ कि अब सब लोग कोहिमा में इकट्ठे होंगे और क्या करेंगे फिर। हाँ, तो उसके आगे धीरे धीरे दे ऑल स्टार्टेड गेटिंग टुगेदर, एंड उनको ऑलमोस्ट 5 to 7 days लेटर उनके रिमेन्स आए नींबू के। जिस दिन की हम बात कर रहे हैं 29 जून, उससे 27 दिन पहले 2 जून के रोज़ एक लेटर लिखा था नींबू साहब ने अपने घर को। पेज 185 पे आप लोगों ने उसे शामिल भी किया है। क्या लिखा था उस लेटर में नींबू साहब ने? मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो, क्योंकि परिवार के लिए आखिरी कम्युनिकेशन शायद वही है। बिल्कुल, और डायरी में लिखा था एक्चुअली। हाँ, और एक्चुअली उनका लास्ट लेटर डायरी में, तो अच्छा वो डायरी मेंटेन करते थे। हाँ, उनका पूरा जर्नल है। इनफैक्ट कई फोटोज भी हैं किताब में है भी उनके जर्नल की। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे पापा और नींबू में ये कॉमन चीज़ थी कि वो ना ऐसे, जैसे डैडी भी अपने पोस्टिंग के लिए जब निकलते थे तो हमें नोट्स लिख के जाते थे
कि पढ़ लेना, खेलना भी, सुबह उठो ब्रश करो, ये सब ना ऐसे एज इफ कि वो मुझे बता रहे हैं कि तुम अपने डेली लाइफ में क्या करो। नींबू का लेटर बस वैसा ही था अपने फैमिली के लिए कि कुछ पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स कि आप ऐसे रहना, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना, अतुली तुम ये कर लेना, एज इफ कि मैं जा रहा हूँ बट ये लो एक प्लेबुक, मेरे बाद अपनी लाइफ कैसे जी सकते हो, ऑलमोस्ट लाइक दैट। हाँ, इंस्ट्रक्शंस ऐसे 10 पॉइंट्स के सबको कि क्या क्या करना है, आगे कैसे करना है, कि किसको किस चीज़ पे ध्यान रखना है। लास्ट में उन्होंने अपनी उस टाइम की गर्लफ्रेंड को भी मेंशन किया कि उनको भी, तो हर इंसान के बारे में सोचा उन्होंने। अच्छा, उनसे मुलाकात हुई थी आपकी? उनसे हमारी मुलाकात तो नहीं हुई बट उनसे कॉन्वर्सेशन हुई, बट अतुल्य की ही हुई। और हमने फिर उनकी वी चेंज्ड हर नेम और हमने फिर उनकी कहानी दर्शाई उन्हीं के मोस्टली वर्ड्स में, बट हमने सीधा तो नहीं मिले हम उनसे। मैं जब आप उनके दोस्तों के बारे में बता रहे थे तब मेरे दिमाग में चल रही थी ये चीज़ कि वो एज है इन सारी चीज़ों की जी। तो क्या उनके जीवन में भी कोई था? वो अपनी लाइफ में आगे? हाँ, उनकी शादी हो गई है। ओके। अब कब की उन्होंने ये तो इसलिए उनके उनकी प्राइवेसी का हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट रहा होगा ना। बहुत। नींबू ने एक्चुअली अपने एंड वही मेरे बुक में वही लेटर है एक्चुअली, लेटर्स फ्रॉम कारगिल में उनका एक जो लेटर मैंने इंक्लूड किया उसमें उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया, रिवील किया है कारगिल वॉर से। अच्छा। कि मैंने इनका हाथ भी मांग लिया है शादी में, आप शायद ना मान पाओ क्योंकि शायद कास्ट डिफरेंस था या कैथोलिक और क्रिश्चियन एंड लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे जाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आप इनका ध्यान पक्का रखना क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्होंने मेरी लाइफ में बहुत हेल्प की है। तो और इनफैक्ट अतुल्य गए भी थे उनके पास न्यूज़ को लेके बताने के लिए। और रिलेशनशिप था बिल्कुल इन लोगों का, अतुल्य और इनकी उस टाइम की गर्लफ्रेंड का, मतलब कि उन लोगों ने खाना बनाते थे एक साथ, घर में अतुल्य उन लोगों के लिए चाय बनाएगा जब वो आती थी। तो डिफ़िकल्ट तो है आई थिंक, जब आप किसी से इतना प्यार करते हैं और वो चले जाते हैं और उनके भाई आके बताते हैं कि ऐसा हो गया। और नीबू साहब की कहानी से हमको ये भी पता चलता है कि जैसे जो आर्मी पैरलांस में जिनको हम बोलते हैं कॉम्बैट आर्म्स, ये ठीक है इन्फेंट्री है और आर्मर्ड है, लेकिन जो बाकी जिनको हम सपोर्ट आर्म्स बोल देते हैं उनकी बहुत भूमिका है लड़ाई में, और सब लोग साथ लड़ेंगे तब। और वो शहादत में भी आपको दिखता है, जैसे आपके फादर मेजर द्विवेदी आरटी में थे जिसको सपोर्ट आर्म कहते हैं, नीबू साहब एएससी में थे, सर्विस कोर में थे। ये फौज के अंदर ये मजाक खूब चलता है कि यार ये सर्विस वाले क्या है, ये फ्रंट लाइन पे, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन कारगिल हमें बताता है कि नहीं, जितने अंग हैं सेना के उन सब का अपना महत्व है, और वो लड़ाई में उतने ही भागीदार होते हैं। और फिर वही हम जो 550 नाम हम देखते हैं विजय दिवस में, उसमें वो सारी चीजें देखते। इनके साथ मजाक भी हुआ करता था। एक लेफ्टिनेंट विशाल का एक किस्सा आप लोगों ने लिखा है कि तू तो कहाँ आएगा, ये तो आटे की बोरी के पीछे छिपेगा। और जब चल रही थी लड़ाई तब वो खुद ही नहीं थे वहां पे, क्योंकि उन्होंने चूज किया इन्फेंट्री, नींबू ने चूज किया एएससी, बट एएससी में आपका फर्स्ट 2 साल आप किसी इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथ अटैचमेंट होता है। अच्छा, इसलिए ये एक्शन में तीनों प्रवीण तोमर, विजयन थापर और नींबू साहब के निकेजाकुओ कैंगरू से तीनों एएससी ऑफिसर्स थे एक्चुअली। तीनों अटैचमेंट पे थे। तो 2 तो शहीद हो गए एंड कर्नल तोमर भी इनफैक्ट दिल्ली में ही थे पोस्टेड। अच्छा, उनसे आप लोग मिलते रहते? उनसे भी आपकी इस किताब के बारे में बात हुई? उनसे भी उन्होंने तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी क्योंकि वो एकेडमी में भी थे, इधर भी थे, उनको पता है लाइंस में क्या हो रहा था। जो सीनियर ऑफिसर्स उनको तो नहीं पता ना, वो तो अपने अकोमोडेशंस में रह रहे थे। तो उनसे विजयन तट कारगिल के टाइम पे भी मैंने काफ़ी बात की थी। तो दोनों के बारे में काफ़ी अच्छे से वही हमारे को, मतलब ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स कि जो हमें उनके बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बता पाए। एक आखिरी चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, और कुछ चीज़ें तो लोगों को किताब में भी पढ़नी है जी।
नहीं, वो साहब नागालैंड से आते थे और उस पूरे स्टेट का, उस पूरी कॉम का, जितने 16-17 बड़े ट्राइब्स हैं, एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप रहा है आर्मी के साथ या असम राइफल्स के साथ में, क्योंकि उन्होंने इंडियन फ्लैग को, इंडियन यूनिफॉर्म को एक दूसरे कॉन्टेस्ट में देखा है, क्योंकि इंसर्जेंसी की लंबी हिस्ट्री है। सबसे पुरानी एक्टिव इंसर्जेंसी नागालैंड में ही है और उसको क्वेल करने के चक्कर में बहुत कोलैटरल डैमेज नागालैंड में हुआ है। और जैसा आप लोगों ने बताया भी है कि नीबू साहब की फैमिली में भी ये चीज़ें रही हैं। तो जब कैप्टन कैंगरूसे की शहादत होती है तो वो कैसे चेंज करती है उस कम्युनिटी के लिए इंडियन आर्मी की शक्ल को? आई थिंक अंटिल नीबू की शहादत हुई है ना, तब तक उनके फैमिली और काफ़ी नागालैंड में बहुत ज़्यादा फियर रहता था कि इंडियन आर्मी को लेके, उनके यूनिफॉर्म को लेके। उनके फैमिली में इनफैक्ट एक आंटी हैं उनकी जो बोलती हैं कि उनको उस टाइम से 1950s से क्या क्या याद है और क्या डिफ़िकल्ट कि क्या ट्रॉमा है अभी तक, राइट। एंड नीबू की शहादत से ये हुआ कि एक नया रिलेशनशिप एक्चुअली बिल्ड हुआ है इस पूरे सेंचुरी में, मुझे लगता है ना, क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया लाइफ इंडियन आर्मी, इंडिया के लिए एक्चुअली। एंड उनका जो फ्यूनरल था वो उनके फादर ऑफ द स्टेट जो हैं, अंगामी जापू फीसो, वो बहुत बड़े वो बहुत बड़े सॉरी यार मेरे को वो वर्ड क्या, बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे इनकी नागालैंड की फाइट या उनके इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। और उनके तो फ्यूनरल के बाद called सबसे father, बड़ा जो फ्यूनरल हुआ है नागालैंड में वो नीबू का हुआ है। हाँ, और वो हुआ है इंडियन आर्मी के साथ, उस उनके सेरेमनी के साथ। तो एक्चुअली एंड 1000 लोगों ने, इतने सारे लोगों ने वो फ्यूनरल अटेंड किया। इनफैक्ट कारगिल वॉर में बिगेस्ट फ्यूनरल शायद नीबू का था। तो ऐसे जब होता है ना, ऐसी चीज़ें जब होती है किसी स्टेट में और किसी कंट्री में, और ऐसे स्केल में लोग देखते हैं कि कोई शहीद हुआ है और उनको देख के इतना रिस्पेक्ट मिला है कि आई थिंक पूरे यूथ ऑफ नागालैंड का माइंडसेट टुवर्ड्स इंडियन आर्मी, टुवर्ड्स इंडिया पूरा चेंज हो गया, मुझे लगता है। और ये आप देखेंगे, आप नागालैंड जाएंगे, आप किसी कैब में बैठेंगे और आप अगर कैंगरूसे का नाम लेंगे तो उन्हें पता होगा कि वो कौन सी फैमिली है और उन्होंने क्या क्या किया है इस स्टेट के लिए। हाँ, उनका फ्यूनरल एक्चुअली काफ़ी मेरे को लगता है इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनकी कहानी का। अनफॉर्चुनेटली वो उनके जाने के बाद का पार्ट है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आई थिंक जब मैं विजन तट कारगिल के लिए कर रही थी रिसर्च, तो जो ऑफिसर हैं जो उनके रिमेन्स लेके गए थे, लेफ्टिनेंट कर्नल रौतेला, उन्होंने तभी मेंशन भी किया था कि उन्होंने इस बाकी के रिमेन्स भी लाए थे टिल दिल्ली एंड देन। तो उन्होंने बोला था कि नागालैंड में जो मैंने देखा, जो कैप्टन कैंगरूसे का हुआ रिमेन्स के फ्यूनरल उनका, वैसा मैंने कहीं नहीं देखा। एंड इंटरेस्टिंगली मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो उस टाइम आई थिंक 12वीं में थे, कुछ में से बड़े हैं, तो उन्होंने भी मुझे बताया था कि जब वो लोग थे शिलोंग में थे, वो लोग जब इनकी शहादत की बात जब पता चली तो बहुत लोग वहाँ से भी आए जस्ट टू सी। अच्छा। क्योंकि टाइम था ना 4-6 दिन का, तो उतने दिन में बहुत लोग ट्रैवल करके आए देखने की। तो जब इस तरीके का सेंड ऑफ मिला उनको, मतलब एक किसी के लिए भी गर्व की बात है। तो मतलब एक एक्सेप्टेंस इसको माना जा सकता है ना, कि अगर हमने जिस तरीके से उन्होंने उनको अपने आखिरी कहते हैं ना सलाम दिया, उस हिसाब से आप ये सोचते हो कि अगर आपके मन में ये रहा भी हो कि स्टेट में कुछ रहा भी हो मन में इंडियन आर्मी के लिए या कुछ भी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उनको सेंड ऑफ दिया, एक तरीके का एक्सेप्टेंस है ना कि हमारा द सन ऑफ आवर स्टेट, उन्होंने इतनी बड़ी सैक्रिफाइस की और उनका ओहदा इतना बढ़ गया उसके बाद। तो एक आई थिंक नीबू साहब ने अपनी एज अ हीरो, ही वाज लिविंग इवन बिफोर वो फौज में आए तो भी एक हीरो ही थे, क्योंकि एक तरीके से सबको वो एक सपना देखने की काइंड ऑफ ताकत देते थे। और जब वो गए तो वो उससे और बड़े हीरो बन गए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने अपने घर के आगे जाके लोगों को एक सपना दिया। तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ा एक पार्ट है उनकी कहानी। और उनका जो सपना था कि मैं अपने स्टेट को और अपने फैमिली को रिस्पेक्ट दूं आर्मी ज्वाइन करके, वो उनकी शहादत के बाद शायद पूरा हुआ,
बट हुआ। अच्छा, आप ना जब हम अतुल्य के बारे में बात कर रहे थे तब आपने एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्लैग की थी। मैंने कहा ये एक अच्छी रीडिंग है दो भाइयों के बीच में जो रिलेशनशिप है, कि वो चाहते थे कि अतुल्य थोड़ा और पुश करें चीज़ों को, थोड़ा और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो अतुल्य की ज़िंदगी में ये बदलाव आया, क्योंकि उनके पिता के बारे में मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि जिस पिता का जवान बेटा जिसका चला गया, वो मतलब फॉर गुड वो लाइफ चेंज अब हो चुकी है उनके लिए। सबसे और बड़ी उनके लिए चीज़ 2 बेटे हो गए थे क्योंकि उनका बड़ा बेटा भी की डेथ भी हो गई थी कुछ। तो लेकिन क्या अतुल्य ने अपनी लाइफ को फिर बदला जैसा नीबू साहब चाहते थे? बिल्कुल। किताब तो शुरू ही वहाँ से होती है कि अतुल्य को नीबू के जाने के बाद कैसी एक काइंड ऑफ करेज आया कि अब उसके ऊपर है, अब उसको अपनी ज़िंदगी और अपनी फैमिली की ज़िंदगी बदलनी है। तो आई थिंक वो आज की डेट में अतुल्य इलेक्शन रन कर रहे हैं, पेट्रोल पंप चलाते हैं, बिजनेसमैन है। और भी है उनका एक और कुछ अलोंग विद द पेट्रोल पंप। तो उन्होंने तो मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बिल्कुल एंड एक पूरा खानदान उनका, आप उनके भाई बहनों से भी जब बात करें ना तो इट ऑलवेज सीम्स कि वो लोग सब ना अतुल्य के नाम को मतलब जस्टिस करना चाहते हैं। दे ऑल वांट टू जस्टिफाई द फैक्ट दैट दे आर फैमिली ऑफ कैप्टन कैंगरू से। तो इस चीज़ का एक आई थिंक ये काफ़ी शहीदों के परिवारों का आई कैन ऑल्सो रिलेट टू इट कि आपको एक आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपके ना कंधों पे कि इस चीज़ को तो हम नहीं भूल सकते कि हम उनकी औलाद हैं या उनके बहन हैं या उनके जो भी फैमिली के हैं। तो ये तो उन पूरी फैमिली में है। और अतुल्य ने तो आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी काफ़ी फौज की तो सारी लड़ाई नाम नमक निशान, बिल्कुल। तो वो चीज़ एक तरह से एंट्रेंच हो जाती है आपकी पर्सनालिटी में, आपके खून में वो चीज़ आ जाती है। तो इसी नोट पे हम इस बातचीत को यहाँ कंक्लूड करते हैं। अब बाकी का काम करना है हमारे दर्शकों को। कैप्टन निकोज़ाकी कैंगरू से उनकी कहानी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप चाहें तो इस किताब को ख़रीद सकते हैं। नीबू साहब, इसका नाम है द बेफुट नागा कारगिल हीरो, नेहा और दीक्षा ने लिखी है और हापर से छप के आई है। आप ऑनलाइन ले सकते हैं या बुक स्टोर्स पर जाके ले सकते हैं। कब ये ऑफिशियली कब लॉन्च हो रही है? 22 जून। पब्लिकेशन डू 22 जून है। लॉन्च इवेंट आई थिंक वील डू समटाइम जुलाई आफ्टर समटाइम, बट अवेलेबल हो जाएगी 22 जून तक। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पहले तो ये किताब लिखी और नीबू साहब की कहानी को डॉक्यूमेंट किया, और दूसरा धन्यवाद आपका इस स्टूडियो में आकर के हमें इतने तफसील से कैप्टन कैंगरू के बारे में बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।